नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। दिल्ली से सटा हुआ जो पूरा एनसीआर का इलाका है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका आता है, वहां पे हमेशा ही घर पर खरीदारों के प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। यहां पर लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे चमचमाते हुए शहर का सपना दिखाया गया था। किसी ने कहा 18 लाख में घर मिल जाएगा, किसी ने 20 लाख और 25 लाख में घर देने का झांसा दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ 2010 में। कोई बिल्डर ये कह रहा था कि हमसे सस्ता कोई घर नहीं दे सकता, कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा था। लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजी इसमें लगा दी, बैंकों से कर्ज ले लिया। दावा था कि 2013 में घर मिल जाएगा, लेकिन 2023 आ गया, लाखों लोगों को घर आज तक नहीं मिला। आज भी वो कर्ज की ईएमआई दे रहे हैं और साथ साथ किराया भी। कई लोग अपने घर का इंतजार करते हुए दुनिया से चले गए। घर खरीदार लगातार संघर्ष करते रहे और सरकार से पूछते रहे कि हमें बिना गलती के सजा क्यों दी जा रही है। सरकार ने हमेशा कहा कि घर खरीदारों की उन्हें चिंता है, लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदल गए, घर खरीदारों को राहत नहीं मिली। आखिरकार नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी। जिन घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई, उसको लेकर भी कमेटी ने अपनी बातें रखी। इसमें राज्य सरकारों को भी कई तरह की सलाह दी गई, जिससे सालों से रुके हुए प्रोजेक्ट में काम शुरू हो सके। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। यूपी सरकार का दावा है कि इस फैसले से एनसीआर के 2.40 लाख घर खरीदारों को फायदा होगा। इसमें 46 महीने के लिए बिल्डरों को जीरो पीरियड दिया जा रहा है। कोरोना काल को जीरो पीरियड माना गया है। कोरोना के समय का ना तो ब्याज देना होगा, ना जुर्माना लगेगा। जो बकाया अब जीरो पीरियड को हटाकर आएगा, उसका 25% बिल्डरों को तुरंत जमा करना होगा। बाकी का पैसा बिल्डर किश्तों में दे सकते हैं। फ्लैट्स की रजिस्ट्री जल्द शुरू हो सकती है। कहीं फंड की कमी या बिल्डर के भागने की वजह से प्रोजेक्ट रुके हैं। कई साल से रह रहे लोगों के घरों की रजिस्ट्री नहीं होने के पीछे वजह बिल्डरों पर बकाया है। अथॉरिटी का कहना है कि बिल्डर बकाया दें, तब घर खरीदारों की रजिस्ट्री होगी। अमिताभ कांत कमेटी ने सिफारिश की थी कि बिल्डरों के बकाये से रजिस्ट्री को पूरी तरह अलग रखा जाए। घर खरीदार ने पूरा पैसा दे दिया है तो उसकी रजिस्ट्री ना रोकी जाए। अगर लोग घरों में रह रहे हैं तो फिर उनकी रजिस्ट्री भी शुरू हो। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जवाबदेही ज्यादा बढ़ाने की भी बात की गई है, लेकिन कई बड़े सवाल अभी भी बचे हुए हैं। जिन प्रोजेक्ट्स के मामले कोर्ट में हैं, वहां पर रजिस्ट्रियां शुरू होंगी या नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जो प्रोजेक्ट दिवालिया हो गए और एनसीएलटी में मामला है, वहां पर रजिस्ट्रियां शुरू होंगी या नहीं। जहां पर बिल्डर भाग गया है, उन प्रोजेक्ट के घर खरीदारों को क्या मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वाकई घर खरीदारों को उनका घर मिल पाएगा। तो इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से जानकारों के साथ। सबसे पहले देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मेरे साथ में अभिषेक जी हैं, जो कि होम बायर्स के लिए काफी सालों से लड़ाई लड़ते रहे हैं और खुद जो अमिताभ कांत कमेटी है उसमें ये शामिल रहे हुए हैं। हालांकि अभी तक मोटे तौर पर क्या कुछ सिफारिशें मानी है वो तो आई हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से तमाम सारी चीजों पर अभी भी असमंजस बरकरार है। हम अभिषेक जी, आप तो उस कमेटी में शामिल रहे हैं। एक बड़ी राहत की बात कही जा रही है मीडिया में और जो तमाम सारे नेता बयान दे रहे हैं, क्या ये बड़ी राहत है? और अगर बड़ी राहत है तो क्या ये राहत आप लोगों को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पे ये राहत तो जरूर है। अब ये कितनी बड़ी राहत है, ये जब तक पूरी वहाँ पर कैबिनेट की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सिफारिश भेजने के बाद हम लोगों ने, जब अमिताभ कांत जी जो हमारी कमेटी की सिफारिश थी, उसके बाद भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम अमिताभ कांत जी की सिफारिश को जरूर मानेंगे। और हमने उनको ये भी कहा था, जब तक आप इस सिफारिश को नहीं मानेंगे, बायर्स का समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या मानी है मोटे तौर पर?
एक तो जो अभी जो निकल के आ रहा है पुख्ते तौर पे, क्या 0 पीरियड का इन्हें राहत दे दिया गया, जो बिल्डर्स की तरफ से रखा गया था कि हमारा जो पीनल इंटरेस्ट बार बार लगा जा रहा है, कोविड के दौरान जो काम नहीं चल रहा था उस पर भी इंटरेस्ट लगाई गई है। बिल्डर का जो बकाया था, प्राधिकरण को जो देना था, तो उस पर इन्हें काफी ज्यादा मुझे लगता है छूट मिला। 30 से 40% इनका बकाया कम हो गया। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसके बाद भी अगर बिल्डर्स नहीं बना पाएंगे या फिर बायर्स अपना बकाया नहीं जमा कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बायर्स जिन्होंने अपना पैसा जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनको इसमें किस तरीके की राहत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो ऐसे बैंकर से ले पाए लोन लिए, जैसे मैं इंडिया बुल्स, कई सारे जो बैंक होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% से लेकर 18% तक होता है। कोई जिन्हें लोन नहीं मिलता वो क्या करते, पर्सनल लोन ले लेते हैं, 18% 20% के हिसाब से ले लेते हैं। तो जो घरों की रजिस्ट्री नहीं होती है उनको यही बैंक और प्राइवेट जो होते हैं वही लोग लोन देते हैं। अगर उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो सीधे जो नेशनलाइज बैंक है, मैं बात करूँ SBI हो या फिर जितने भी नेशनलाइज बैंक जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% या मैक्सिमम 8% है, उनका सीधे 50% का राहत हो जाएगा। ये जो सबसे बड़ी राहत है जो आम घर खरीदार है। मेरे साथ में 2 होम बायर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी एक घर खरीदने में लगा दी, एक फ्लैट खरीदने में लगा दी, लेकिन बीते 10 सालों से अपने ही घर में अवैध तरीके से रह रहे हैं। कैसे अवैध तरीके से रह रहे हैं प्रेम भाई, कैसे क्या? अवैध तरीके से इसलिए मैंने बोला था कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है। रजिस्ट्री नहीं हुआ है, सर ने भी बताया कि अगर भूकंप आ जाता है, कोई किसी तरह का कोई हो जाता है तो हमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं, कंपनसेट नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक भी आगे नहीं सकती है, अगर आप बेचना भी चाहें उसको? बिक भी नहीं आगे सकती है, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा बिक भी नहीं सकती है। अच्छा, जो आपने हिंदी का एक मुहावरा पढ़ा होगा, खून के आंसू रोना, वो यही है कि आप पूरा पैसा भी दें और आप एक लीगल तरीके से आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स भी हों, लेकिन उसके बावजूद आपको घर ना मिले। ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जिनको अभी तक पोजीशन ही नहीं मिला है, बिल्डर्स ने काम ही नहीं शुरू किया, जबकि उन्होंने पूरा पैसा अपना चुकता कर दिया है। सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है और समझते हैं कि इस फैसले के आने से कुछ आपको राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, ये तो राहत वाली बात है और इसमें सबसे मेन समस्या वही है, रजिस्ट्री हो जाए। जितने भी होम बायर हैं, कहीं भी बहुत सारे मेरे भाई लोगों ने लिया है, मेरे भैया ने ले रखा है, बहुत सारा जहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ और हम लोग भी 5-7 साल से रह रहे हैं। कभी बिजली की समस्या, कभी रजिस्ट्री होगी तभी ये बनेगा, तब अपने सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी सोसाइटी। और कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, कभी बिजली कट जाती है, कभी पुलिस आती है, फिर 3-3 दिन बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं बिल्डर लोग। तो समस्याएं तो हैं ये, लेकिन अगर ये जो भैया ने बताया है, अगर ऐसा कुछ होता है, आता है तो ये पिछले कई सालों से ऐसी समस्या ऐसी आप न्यूज उठा लीजिए, रोज का है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं दिनेश गुप्ता, जो सेक्रेटरी हैं क्रेडाई के, और मिहिर गौतम, न्यूज़ एडिटर। मिहिर, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या ये जो बड़ा सवाल है कि क्या अब मिल पाएगा घर, और इतने लाखों लोग जिनके घर का सपना अधूरा रहा, उनकी उम्मीद कितनी बढ़नी चाहिए अब? देखिए, एक बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला तो लिया है कि कैबिनेट में इसे मंजूरी दी है, तो इससे अब जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड थे, जो रुके हुए थे, वहाँ काम शुरू हो सकता है। लेकिन जो दूसरा बड़ा सवाल है जिसकी तरफ सरकार को देखना चाहिए, वो है रजिस्ट्रियों का, जिसको लेकर के तमाम धरना प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर। वो रजिस्ट्रियां कैसे शुरू होंगी? सवाल है कि कई प्रोजेक्ट हैं जो NCLT के दायरे में हैं। अमिताभ कांत जी ने खुद कहा, जब उनसे मैं मिला भी उनसे, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये NCLT जो कानून है, इसमें घर खरीदार जो रियल एस्टेट है इसको बाहर रखना चाहिए इससे। और होता क्या है, एक बड़ी छोटी सी बात है, बिल्डर करता क्या है कि जब उसे लगता है चारों तरफ से वो फंस रहा है, तो वो अपने आप को दिवालिया घोषित करवा देता है। उससे घाटा ये है कि घर खरीदार अब एक NCLT एक माध्यम है, वो एक IRP को अपॉइंट कर देता है और वो IRP ही तमाम निर्णय लेने लगता है वहां पर, और उस IRP के हिसाब से चीजें चलती है, बिल्डर फ्री हो जाता है वहां पर। तो सरकार को ये चाहिए कि जो प्रोजेक्ट NCLT में हैं और जो कोर्ट केस चल रहे हैं, वहां भी जितने घर खरीदारों को वो राहत दे सकती है, वहां उनको कोशिश करके उन्हें भी राहत देनी चाहिए। और ये जरूरी भी है क्योंकि 13 साल का लंबा वक्त बीत गया है, और अब देखिए इन 13 साल में बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को वहां जानता हूं जो उस समय प्रोजेक्ट में जिन्होंने घर लिया था वो अब नहीं है। और आप उसमें देखेंगे कि चूंकि 65-60 साल में लोग रिटायर हुए थे, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए वहां कि 20 लाख में आपको घर मिल जाएगा। उस आदमी ने अपने 20 लाख रुपए उठा के दे दिए। 13 साल बाद वो 73 साल में कई लोग नहीं है, कई महिलाएं आती हैं जो अब अकेली हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ऐसी कहानियां हैं जो आपको वहां हिला के रख देगी। तो ये बहुत एक
तो ये जो जमातें- मंजूरी मिली वो एक बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पे दिखाई दे रही है। हाँ, ये पर उम्मीद के- रजिस्ट्री जो है वो एक बड़ी समस्या अभी भी आप कहते हैं। हालांकि कहा गया है कि रजिस्ट्री को इससे हम अलग रखें और रजिस्ट्री हो, पर क्या अड़चन रजिस्ट्री में आती है? कई जगह इसमें जैसे पता चल रहा है कि रजिस्ट्री नहीं हुई क्योंकि बिल्डर्स पे बकाया है, तो बिल्डर्स के बकाये से तो इसको अलग रखने की बात की गई है अब ना? इसमें बड़ा दिलचस्प पहलू है। अभी देखिए, अभी मैं आपको आंकड़े दे दूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर बिल्डरों का करीब 5500 करोड़ रुपए का बकाया है। हाँ। नोएडा अथॉरिटी पर भी हजारों करोड़ का है, यमुना अथॉरिटी पर भी हजारों करोड़। ये बकाया बढ़ता कैसे है, इसको समझना चाहिए। बिल्डर जो है वो पहली बार जब आपको पैसे नहीं देता है तो अथॉरिटी एक्शन क्यों नहीं लेती है? ये जिम्मेदारी अथॉरिटी की थी, जिसने पहला किश्त उसने डिफॉल्ट किया। आप देखिए, हम बैंक से लोन लेते हैं, 3 किश्त डिफॉल्ट करिए आपके या मेरे घर पे, वो तुरंत उनका आदमी आ जाता है, भैया पैसा दो, नहीं तो आप किसी तरह से ये आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल्डरों ने लगातार करीब करीब 10-10 डिफॉल्ट किए हैं और बावजूद उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स में जमीन दे दी गई। ये तो एक तरह से बिल्कुल मिली भगत थी उनकी, और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, आम लोगों का नुकसान हुआ है। पर अब भी लग रहा है जैसे बिल्डर्स को कुछ राहत है। दिनेश गुप्ता जी, ऐसे बिल्डर्स को राहत की जरूरत थी क्या यहाँ पर, जो 0 पीरियड घोषित किया गया कोविड के दौरान और बहुत बड़ी रकम इनकी माफ की जा रही है, इससे आपको लग रहा है कि फायदा होगा और बिल्डर्स जहाँ पे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं वो आगे बढ़ा पाएंगे इसे? जी डेफिनेटली, देखिए ये राहत है और एक शुरुआत है। जो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड थे उन प्रोजेक्ट्स वो तो शुरू हो ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीटेड हैं लेकिन ड्यूज की वजह से उनको कंप्लीशन नहीं मिल रहा, और कंप्लीशन नहीं मिलने से उनकी वो रजिस्ट्री अलाउ नहीं हो रही। तो अब उनको वो कंप्लीशन मिल जाएगा, कंप्लीशन मिलने से आप पोजीशन भी दे सकते हो। दूसरी बात क्या है कि एक ड्यूज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो रही है कि उसका हर 6 महीने बाद जो ड्यू है उसको उसमें प्रिंसिपल में जोड़ के फिर उस पर इंटरेस्ट लगा दिया जाता है अथॉरिटी से, तो वो कंपाउंड होकर 26-27% तक इंटरेस्ट रेट जा रहा है। उसकी वजह से वो पे नहीं हो पा रहा, और एक टाइम लिमिट के लिए नक्शा पास होता है, टाइम लिमिट के लिए रेरा से उसको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। जब वो एक्सपायर हो गया और अब बैंक उस पे हाउसिंग लोन भी नहीं देते। अब जब ये राहत, ये 0 पीरियड दे रहे हैं, इसको रिकैलकुलेट करके उसको नया शेड्यूल देंगे, तो मेरा मानना है टोटल ड्यू का 30-40% कम होता है। उसके बाद उसको 3 साल और दिए जाएंगे, जो पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो आपका टाइम पूरा हो गया उसमें हम आपको टाइम एक्सटेंशन भी 3 साल का देते हैं कि आप 25% अभी पे कर दीजिए और बाकी की आपकी 3 साल की हम किस्तें बना देंगे। तो उससे सारा ड्यू नहीं पे हुआ, फिर भी प्रपोर्शनेटली वो उसका रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो पर फ्लैट पे जितना ड्यू निकलता है उतना वो बिल्डर से जमा कराते जाएंगे और फ्लैट बायर की रजिस्ट्री हो जाएगी। तो बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ी पॉजिटिव शुरुआत है। तो जो प्रोजेक्ट दिवालिया हुए हैं वहां पे रजिस्टर शुरू हो पाएंगे कि नहीं, जिनके मामले एनसीएलटी में जो मामला है? जी जी, जैसे दिवालिया हुआ है मतलब एनसीएलटी में प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गया, वहाँ आईआरपी बैठा हुआ है सॉल्यूशन के लिए, बट प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। तो वो सेम ड्यू जो नोएडा का है वो आईआरपी ने ओन कर लिया है। आईआरपी जब उसको रिकैलकुलेट करवाएगा और 30% कम होएगा तो वहां भी रजिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहाँ आईआरपी बैठा हुआ है बट वहाँ पोजीशन भी हो रहा है, रजिस्ट्री भी हो रही है, क्योंकि उसने आके प्रोजेक्ट को चला दिया है। जो बायर्स थे वो अपना ड्यूज देने लग गए हैं, दूसरे फाइनेंसर ले आया है वो, या मार्केट से जो और लोग इन्वेस्टर्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली इन जो एनसीएलटी में चला गया प्रोजेक्ट, उसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट बंद ही हो गया है। वो प्रोजेक्ट आईआरपी चला रहा है, उसमें बिल्डर को आउट कर दिया गया है और बिल्डर को भी साथ में रखा गया है, बट बिल्डर के पास उसके राइट्स ले लिए गए हैं। तो डेफिनेटली जो इंसॉल्वेंसी में प्रोजेक्ट है उनका तो बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है। ये सॉल्यूशन आपको लग रहा है कि हो जाएगा ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, और जहां पर जी, बिल्डर्स मेरा भाग मानना गए है हैं कि वहां पे 70 से जी, जो बिल्डर भाग गए हैं उनकी वो प्लॉट और प्रोजेक्ट वही है, वो बिल्डर चला गया है, बट जो स्टेक होल्डर्स है उनका बैंकर है, ये अथॉरिटी है जो मालिक अभी भी, क्योंकि वो तो लीज पे प्लॉट है, ओनर तो अभी भी अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी ने उस प्लॉट को एक्वायर कर लिया है, या फिर जो बैंकर है ओनरशिप उसके पास है। तो बैंकर दूसरा को डेवलपर जो इस पॉलिसी में भी अलाउ किया गया है उसको ला करके उस प्रोजेक्ट को फर्दर स्टार्ट किया जाएगा और उसको डेवलप करके हैंड ओवर किया जाएगा। डेफिनेटली
तो आपके हिसाब से काफी सॉल्यूशंस इसमें नजर आ रहे हैं। मिहिर, आप मानते जी, हैं कि ये टोटल सब टोटल प्रॉब्लम का दिनेश गुप्ता जी ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब 24% 26% इंटरेस्ट लगा दिया गया। हाँ, दिनेश गुप्ता जी बिल्डर हैं, इनके यहाँ एक महीने का कोई अपना डिफॉल्ट करता है, एक महीने अगर जमा नहीं कर पाता है तो ये 24% इंटरेस्ट लगाते हैं मिनिमम। ये मिनिमम है 24%। बिल्डर्स वहां मिनिमम 24% इंटरेस्ट लगता है। आप सोचिए, अथॉरिटी ने वही चीज इनके साथ किया। जब अथॉरिटी ने इनके साथ किया तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये हर जगह पे, सुप्रीम कोर्ट में भी इनको कोई राहत नहीं मिली, तो ये लगातार बोलते रहे कि नहीं साहब ये तो बहुत खराब है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि वही चीज ये घर खरीदारों के साथ 95% पैसा ले लिया बिल्डरों ने, 95% घर खरीदारों से। अगर किसी ने 20 लाख का घर लोन लेके लिया है तो आप समझिए वो 18 लाख रुपए दे चुका है। और 18 लाख रुपए देने के बावजूद में आज तक उसका घर नहीं बना है। वो उसका ब्याज का किस्त भी दे रहा है अपने उस घर का जिसको उसने लिया था, और साथ में किराया भी दे रहा है। तो दोनों चीजें का बोझ उसके ऊपर में है। तो बिल्डर्स को तो राहत मिली है, लेकिन बिल्डरों को ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जो कुछ भी हुआ है वो एक नेक्सस है और बिल्डर्स इससे बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बिल्डर भाग गए हैं वहां पर। तो इनको एक ईमानदारी ये दिखानी पड़ेगी कि हाँ, अगर अब मुझे छूट मिली है तो मैं इस छूट का फायदा उठाते हुए लोगों का घर बना के उनको दूं, ना कि फिर से पैसा यहां से वहां डाइवर्ट हो जाए और उसके बाद में आम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, बिल्डर अच्छी जिंदगी जीते रहते हैं। तो ये एक हकीकत है कई इलाकों के। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा देखते हैं, गुड़गांव में कई बिल्डर्स इस तरह से डिफॉल्ट करके चले जा रहे हैं। तो दिनेश गुप्ता जी, आप इसका जवाब देंगे? एक छोटा सा आश्वासन दिया जा सकता है क्रेडाई की तरफ से भी कि कम से कम अब ये भरोसा कर सकते हैं? जो बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि ईएमआई तो दे ही रहे हैं, पूरे पैसे दे चुके हैं, इधर घर का किराया भी देते हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, अकेली हैं। अब तो बहुत बड़ी एक साठगांठ भी यहाँ पर दिखती है, काफी बेईमानी भी हुई है। वक्त आ गया है इसको सुधारने का। जी डेफिनेटली मैडम, देखो जो बेईमानी हुई है, जो डिफॉल्टर क्रिमिनल्स बोलते हैं उनको, जो भाग गए हैं, उनका इंटेंशनली शुरू से ही कोई प्रोजेक्ट देने का नहीं था, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते। बट जो प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड हुए साइपनी की वजह से या गलती की वजह से, उनका सोल्यूशन डेफिनेटली अब होने जा रहा है। दूसरी बात, तो जो साहब ने बात कही कि बिल्डर 24% इंटरेस्ट ले रहे हैं, रेरा आने के बाद रेरा ने प्रेस्क्राइब्ड रेट किया हुआ इंटरेस्ट, उससे ज्यादा बिल्डर कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकता। बिल्डर बायर एग्रीमेंट स्टैंडर्डाइज कर दिया गया रेरा से। बायर्स की मेरी रिक्वेस्ट है कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट देखकर ही बाय करे, अन्यथा किसी को चेक नहीं दे। कोई बिल्डर नहीं भाग सकता। चलिए, मैं एक चीज जोड़ूंगा इसमें। ये सही है कि ये फैसला बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण, जो स्टॉल्ड हो गए थे प्रोजेक्ट्स, वहां एक उम्मीद की किरण आई है। ये जो डेडलॉक था बहुत लंबे समय से रहा, करीब 4-5 साल, 2020 के बाद से डेडलॉक लगातार, 2018 के बाद से लगातार बना रहा। तो आप उम्मीद कर सकती हैं इसके बाद में कि आपको वहां प्रोजेक्ट्स बनते हुए दिखेंगे। लेकिन उसमें एक चीज बस ये देखना पड़ेगा कि अथॉरिटी जो है, जिन अधिकारियों ने अथॉरिटी के उस वक्त में बिल्डरों के साथ साठगांठ करके ये सब कुछ किया है, कायदे से सरकार उन पर भी कार्रवाई करे, जिससे कि आने वाले समय में ये एक मैसेज जाए कि कोई अधिकारी इस तरह का काम ना कर पाए, क्योंकि ये उनके साठगांठ के बिना संभव नहीं था। इतना बड़ा कम से कम ये संदेश जरूर जाए कि इस तरह के साठगांठ होगा तो कोई बचेगा नहीं और इस पर कार्रवाई होगी। और आपने सही कहा कि एक बड़ी उम्मीद जरूर है, एक राहत है जहां पर काफी नाउमीदी थी। शुक्रिया आपका मिहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका दिनेश जी। एक ब्रेक ले रहे इस समय हम 5 की बात में आगे कई बड़ी खबरें हैं। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया है, और बाकी खबरें एक ब्रेक के बाद। इंडिया गठबंधन के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है सीटों के बंटवारे की। क्या दिक्कतें हैं, ये गठबंधन कैसे इसका रास्ता निकाल सकता है, समझा रहे हैं मनोरंजन भारती। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में यह मोटे तौर पर एक आम राय बनी है कि
31 तारीख तक यानी 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर जो है आम राय बना ली जाए। और इसकी पहल सबसे पहले जो है ममता बनर्जी ने की है। तो सबसे शुरुआत करते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या हालत है, पश्चिम बंगाल में कैसे होगा सीटों पर बंटवारा। 6 सीटों पर कांग्रेस की नज़र है। कांग्रेस यानी 6 सीटें चाहती है, 42 का आंकड़ा है वहाँ पर कुल सीटों का। और वो जो 6 सीटें हैं, मालदा की 2 सीटें और मुर्शिदाबाद की 2 सीटें चाहती है, क्योंकि मालदा से जो है यहाँ पे कांग्रेस के सांसद हैं। साथ ही पुरुलिया, रायगंज और दार्जिलिंग, इन तीनों सीटों के बीच में भी 2 सीट जो है कांग्रेस चाहती है। इसका मतलब है कांग्रेस पूरे 6 सीट चाह रही है। लेकिन कांग्रेस का एक हिस्सा जो है वो लेफ्ट पार्टी के साथ भी जाना चाहता है, जिसके साथ ममता बनर्जी नहीं जाना चाहती है। 2021 और 2019 के नतीजे को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व जो है इस बार काफी सावधान है। टीएमसी जो है वो क्या चाहती है? ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, लेकिन इस पे बात आगे बढ़ाई जा सकती है। रायगंज की सीट को लेकर के अनौपचारिक चर्चा हुई है, जिसे कि कहा जा रहा है कि वो सीटें जो है वो टीएमसी जो है ममता बनर्जी छोड़ देंगी। फिलहाल हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है टीएमसी कांग्रेस को 6 सीटें देने के मूड में नहीं है। अधिक से अधिक जो है यदि वो एडजस्ट करेंगी तो 4 सीटें कांग्रेस को देंगी। और इस पर जो है देखते हैं ये बात आगे कहां तक जाती है। कांग्रेस के बंगाल कांग्रेस के नेता जो है वो जो है केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं। अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पे अघाड़ी है और अघाड़ी का जो सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, ये करीब करीब कहा जा रहा है कि इसको तय कर लिया गया। कांग्रेस के हिस्से में 13 सीट आएंगी और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे के गुट उनको 19 सीटें उनके हिस्से में आएगी। एनसीपी के हिस्से में 10 सीट आएंगी और 2 सीटें हैं प्रकाश अंबेडकर और राजू शेट्टी जो है उनके जो है उनको देने की बात हो रही है। और बाकी जो 1-8 सीटें बचेगी वो जो है गठबंधन अपने अपने पाले में से देगी। अभी एक ऐसा राज्य है जहां पर कि शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी। ऐसा ही एक राज्य जो है बिहार है, जहां पे जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ है। तो यहां पर अब जो है 40 सीटों में देखिए जो है बराबर आरजेडी और जेडीयू लड़ना चाहती है, क्योंकि आरजेडी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। तो वो 17 सीटें वो लड़ेगी, 17 सीटें जेडीयू के लड़ने की बात हो रही है, 5 सीटें जो है कांग्रेस को देने की बात हो रही है, 1 लेफ्ट को दिया जाएगा। और यदि कांग्रेस कुछ ज्यादा मांग करती है तो उनको हो सकता है कि राज्यसभा की 1 सीट भी जो है आरजेडी कोटे से दी जाए, जिसमें कि जेडीयू भी अपने बचे हुए विधायकों के साथ उसको मदद करें। कुछ इसी तरह की बात जो है झारखंड की भी है। झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड में इस बार जो है कांग्रेस जो है ज्यादा सीटें लोकसभा का लड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। 7 सीटें जो है कांग्रेस लड़ना चाहती है, जेएमएम 5 सीट जो है। यहां पर भी एक हजारीबाग की सीट जो है वो लेफ्ट को दी जाती है। यहां भी बार्गेनिंग होगा। यदि कांग्रेस को जेएमएम ने बोला नहीं हम 6-6 लड़ते हैं तो जो है 1 सीट यहां से कांग्रेस की घटेगी, तो फिर एक सीट जो है राज्यसभा के लिए बातचीत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली और पंजाब का क्या होगा। दिल्ली और पंजाब की बात कर लेते हैं। आपसे गठबंधन होगा या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। दिल्ली में तो चलिए क्योंकि दोनों पार्टी हारी हुई है, सातों पे जो है वो बीजेपी का कब्जा है, तो 4-3 का फॉर्मूला हो सकता है। 4 जो है वो आम आदमी पार्टी लड़े या 3 कांग्रेस लड़े या 5 या 2 लड़े, इस पे बात हो सकती है। लेकिन पंजाब पे कोई बात होने की बातचीत अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। पंजाब की स्थिति आपको बता देता हूं। 2022 में आम आदमी पार्टी जब वहां पे जीती थी विधानसभा, तो उनको 42% वोट मिले थे, 92 विधायक उनके जीते, जिससे कि उन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस के पास केवल 18 विधायक रह गए। लेकिन 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 40% वोट मिले थे, उनके 8 सांसद हैं। तो ये जो 8 सांसद है, कांग्रेस जो है ये आंकड़ा घटाने के लिए तैयार नहीं है। यदि घटाएगी भी तो 1-8 घटा सकती है, लेकिन उससे बात बनती दिख नहीं रही है। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली में गठबंधन शायद हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन पंजाब में गठबंधन होने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में जाकर कुछ दिनों पहले बोल दिया है कि उन्हें 13 के 13 सीटें पंजाब की चाहिए। तो ये है इंडिया गठबंधन का हाल। अभी बातचीत शुरुआती दौर में है, इस साल के अंत तक हो पाएगा या नहीं, लेकिन ये कुछ आंकड़े हैं जिन राज्यों में दिक्कत है इंडिया गठबंधन के बीच, उनको बैठ करके आपस में ये सारे नेता जो आपको दिख रहे हैं इनको सॉर्ट आउट करना है कि ये इकट्ठे कैसे लड़ेंगे। नमस्कार।
लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों पर हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से अब जहाज़ और तेल कंपनियां इस रास्ते पे जाना बंद कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुएज नहर के जरिए व्यापार बंद हो जाएगा? देशों पर इसका आर्थिक असर क्या होगा, बता रही हैं कादम्बनी शर्मा। क्या सुएज नहर बंद हो जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। क्या इजराइल हमास युद्ध का असर होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है ये सवाल? हूती विद्रोहियों ने इजराइल जा रहे मालवाहक जहाजों पर हमले की चेतावनी दी। जो भी जहाज इस नहर से हिंद महासागर से आ या जा रहा हो, उसे बबल मंदाब और लाल सागर से गुजरना होता है। ये एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। बबल मंदाब जो है वो करीब 20 मील चौड़ा चैनल है, जिसके एक तरफ अफ्रीका के एरिट्रिया और जिबूती हैं और दूसरी तरफ अरेबियन पेनिनसुला का यमन। आमतौर पर ज्यादातर मालवाहक मिस्र की सुएज कनाल पहुंचने के लिए यही रास्ता लेते हैं, लेकिन अब इसी इलाके में हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। दिसंबर में ही नॉर्वे की कंपनी के टैंकर स्ट्रिंडा पर मिसाइल से हमला हुआ। डेनमार्क की कंपनी एएफ मोलर मर्स्क के टैंकर पर भी हमला हुआ। जर्मनी की कंपनी हैपग लॉयड के कंटेनर जहाज पर हमला हुआ। 18 दिसंबर को तो लाल सागर में केमन आइलैंड्स के केमिकल टैंकर स्वान अटलांटिक सहित 2 और जहाजों पर हमला हुआ। ब्रिटिश तेल कंपनी बीपी ने अब कहा है कि वो अपने जहाज इस रास्ते पर नहीं भेजेगी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में शामिल एवरग्रीन शिपिंग ने कहा है कि वो अब इस रास्ते अपने जहाज नहीं भेजना चाहता, नहीं भेजेगा। एमएससी, हैपग लॉयड, सीएमए, सीजीएम और मर्स्क ने भी इस रास्ते जाना अब बंद कर दिया है। तो क्या है इस रास्ते की अहमियत? असल में यहां से हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं, सभी मालवाहक जहाज होते हैं अधिकतर। इसी रास्ते से वैश्विक व्यापार का 12% माल आता जाता है। इसकी कीमत, जो माल है उसकी कीमत करीब $1 ट्रिलियन होती है। हालात यही रहे तो जहाज दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लंबा रास्ता लेकर जाएंगे, केप ऑफ गुड होप की तरफ से, जिसमें 10 दिन ज्यादा लगेंगे और करोड़ों का खर्च बढ़ेगा। खर्चा इतना बढ़ेगा कि हर देश पर इसका असर पड़ेगा। इसके कारण तेल के दाम पहले से ही बढ़ रहे हैं, बाकी सप्लाई चेन जो है अलग अलग चीजों के, उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अब क्या किया जा रहा है इस तरह के हमलों को, हूती के हमलों को रोकने के लिए? अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सहयोगी देशों के साथ ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का ऐलान हुआ है। इन देशों में यूके, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन शामिल हैं। ये सब शामिल होकर इस ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। कुछ गश्त करेंगे तो कुछ खुफिया जानकारी भी देंगे। कुछ और देश भी गोपनीय तरीके से इस पूरे ग्रुप में शामिल हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका नाम बाहर आए। तो कोशिश ये है कि सुएज कनाल से जो आता जाता है पूरा ये व्यापार, उस पर असर ना पड़े, ताकि जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर असर ना पड़े। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या सुएज कनाल खुला रह पाएगा अगर इसी तरह से हूतियों के हमले होते रहे? उत्तराखंड के रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर धंस गया है। पुलिस लाइन में बने हेलीपैड की जमीन में नमी के चलते ये हादसा हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर को धक्का मारते हुए नजर आए। सोमवार को बीजेपी ने रुद्रपुर में युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड पे उतरा और मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उतरकर गार्ड ऑफ ऑनर लेने पहुंचे कि उनके हेलीकॉप्टर का अगला पहिया जमीन में धंस गया। जैसे ही इसका एहसास हुआ पायलट को, तो उसने तुरंत इसकी खबर सुरक्षा कर्मियों को दी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को पीछे धकेल कर पहिए को बाहर निकाला। इस दौरान वहां पे मौजूद लोगों ने इस मामले का वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।